सचिन ने ऐसा आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। ये घर किसी महल से कम नहीं। इतने सारे नौकर, चाकर, लग्जरी और महंगे शोपीस, बड़ी बड़ी गाड़ियां। सचिन ये सारी चीजें हैरानी से देख ही रहा था कि अचानक उसे प्रतिमा ने आवाज दी। सचिन जी, कैसा लगा आपको हमारा घर? प्रतिमा, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है, बिल्कुल महलों जैसा। और तुम इस महल की राजकुमारी हो। सचिन, आपकी इन्हीं प्यारी प्यारी बातों ने ही तो मुझे आपका बना दिया है। अब चलो जल्दी, सब लोग नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। सचिन आज पहली बार प्रतिमा के घर आया है। प्रतिमा और उसकी बहन नमिता की शादी जल्द ही सचिन और गौरव से होने वाली है। सचिन एक सीधा सादा और अच्छा लड़का है, लेकिन गौरव बहुत चालाक और मतलब परस्त इंसान है। नमिता से शादी करने का उसका एक ही मकसद है कि वो इस दौलत को हासिल कर सके। नमिता और प्रतिमा के पिता मिस्टर वालिया के साथ उनकी माँ सुधा भी इस रिश्ते से बेहद खुश है। गौरव, सचिन, मुझे तुम दोनों बहुत पसंद हो। हम जल्द तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त अंकल जी? एक शर्त तो यही है कि तुम मुझे अंकल नहीं बुलाओगे। और दूसरी शर्त यह कि तुम दोनों शादी के बाद भी इसी घर में रहोगे हमारे साथ। गौरव तो ये सुनकर खुश हो गया, लेकिन सचिन एक खुददार लड़का था। ये बात सुनते ही उसने मना कर दिया। सर, आपकी पहली शर्त तो मुझे मंजूर है, लेकिन दूसरी नहीं। मैं घर जमाई नहीं बन सकता। मैं प्रतिमा को शादी के बाद अपने घर में ही रखूंगा। माना कि मेरा घर आपके घर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं प्रतिमा को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मिस्टर वाले को सचिन की बात में दम लगा और वो उसकी शादी के लिए तैयार हो गए। चारों की शादी हो गई और प्रतिमा सचिन के साथ उसी के घर में रहने लगी, पर गौरव नमिता के साथ अपने ससुराल में ही रहने लगा। एक दिन सचिन ने प्रतिमा से कहा, प्रतिमा, आज मैंने तुम्हारी बहन और गौरव को डिनर पर बुलाया है। तुम खाने में कुछ अच्छा सा बना लो। अगर मार्केट से कुछ लाना है तो बता दो, मैं ले आऊंगा। प्रतिमा ने शाम के खाने की सारी तैयारी कर ली और घर को बहुत अच्छी तरह सजाया। शाम को गौरव और नमिता सचिन के घर आए। सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी नमिता कहती है, अरे वाह प्रतिमा, खाना तो बहुत टेस्टी है। कहाँ से मंगवाया? मुझे भी उस होटल का एड्रेस दो। जब हमारे घर गेस्ट आएंगे ना, तो मैं भी वहीं से मंगवाऊंगी। ये सुनकर सचिन और प्रतिमा हंसने लगे। प्रतिमा ने हंसते हुए कहा, दीदी, ये खाना मैंने बनाया है, और वो भी अकेले, बिना किसी की मदद लिए। नहीं प्रतिमा, तुम मजाक कर रही हो ना? घर पर तो तुमने कभी दूध भी गर्म नहीं किया, और यहाँ इतना सारा और इतना टेस्टी खाना कैसे बना सकती हो? दीदी, ये खाना सच में प्रतिमा ने ही बनाया है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे हैरानी है कि आपने पहले कभी इसके हाथ का बना खाना क्यों नहीं खाया। सचिन, तुम घर का काम प्रतिमा से क्यों कराते हो? कोई मेड ही रख लो ना। दीदी, इसमें सचिन की कोई गलती नहीं। ये तो बहुत कहते हैं मेड रखने के लिए, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ। वैसे एक मेड आती है जो घर की साफ सफाई और बर्तन धोकर चली जाती है। खाना तो मैं ही बनाती हूँ, और इनके लिए खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सचिन, प्रतिमा चाहे जितना भी मना करे, लेकिन तुम्हें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। तुम्हें पता है ना वो कितने बड़े घर की बेटी है। उसकी तुम जैसे मामूली इंसान से शादी हो गई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उसकी कदर नहीं करोगे। जीजा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? सचिन ने प्रतिमा को चुप रहने का इशारा किया तो प्रतिमा चुप हो गई। गौरव दोबारा बोलने लगा, मुझे ही देख लो, मैं नमिता का कितना ख्याल रखता हूँ, उसके सारे नखरे उठाता हूँ। गौरव ने सचिन के घर में ही उसकी बहुत इंसल्ट की। दोनों खाना खाकर चले गए। उनके जाने के बाद प्रतिमा गुस्से में बोली, सचिन, आपने मुझे चुप क्यों करा दिया? जीजा का कोई हक नहीं बनता कि वो आपका मजाक उड़ाए। वो दीदी के नखरे उठा रहे हैं तो क्या अपने पैसों से उठा रहे हैं? वो मेरे पापा की दौलत है जिस पर जीजा जी को इतना घमंड है। अरे बस करो ना प्रतिमा, कितना बोलती हो तुम। मुझे गौरव की किसी बात का बुरा नहीं लगा। उसे मेरा मजाक उड़ाने में खुशी मिलती है तो उसे ऐसा ही करने दो।
इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और गौरव मिस्टर वालिया का सारा बिजनेस संभाल लेता है। वो अपने ससुर का बहुत ध्यान रखता, उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देता। वो बस किसी भी तरह से उनके मन में अपने लिए विश्वास पैदा करना चाहता है। एक दिन मिस्टर वालिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो गौरव उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। आपको कुछ नहीं होगा डैडी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ी हिम्मत रखिए। मिस्टर वालिया की बीमारी की खबर सुनकर सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब उनको होश आ चुका है। प्रतिमा उनसे बात करती है। डैडी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? हाँ बेटी, मैं एकदम ठीक हूँ। अगर गौरव टाइम पर मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं आता तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। ये मेरा दामाद नहीं, बेटा है बेटा। गौरव बेटा, हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? तुमने मेरे सुहाग को बचाया है। अरे कैसी बात कर रही हो मॉम, इसमें एहसान कैसा? अपने माता पिता के लिए कुछ करना एहसान नहीं होता। पापा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, मैं तुम दोनों को फोन पर फोन किए जा रही थी और तुम दोनों इतने लेट पहुंचे हो। नहीं दीदी, जैसे ही आपका कॉल आया हम दोनों घर से निकल गए थे। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था जिसकी वजह से हमें आने में थोड़ा लेट हो गया। रहने दो, ये सब तो बहाने हैं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे गौरव की तरह नहीं हो पाएगा। इन्होंने मेरे मॉम डैड को हमेशा अपना ही समझा है। अब गौरव मिस्टर वालिया की और भी ज्यादा देखभाल करने लगा, जिसके कारण मिस्टर वालिया के दिल में उसकी एक अलग जगह बन जाती है। एक दिन मिस्टर वालिया उससे कहते हैं, गौरव बेटा, तुम मेरे बिजनेस के बारे में सब कुछ जानते हो और मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरी जगह लो। मेरा जो कुछ भी है आखिर मेरी दोनों बेटियों का ही तो है। मैं ज़रूरी पेपर पर साइन कर दूंगा जिससे तुम्हें कंपनी के फैसले करने में आसानी हो। मिस्टर वालिया बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ गौरव के नाम कर देते हैं। उसके बाद गौरव अपना रंग दिखाना शुरू करता है। वो अपने सारे शेयर कम कीमत में बेच देता है। जब ये बात मिस्टर वालिया को पता चलती है तो गौरव बेटा, ये तुमने क्या किया? हमारे सारे शेयर बेच दिए, वो भी इतनी कम कीमतों पर। तुमने ऐसा क्यों किया? इससे तो हमें बहुत नुकसान होगा। मुझे कंपनी के लिए जो बेहतर लगा वो मैंने किया। आप कौन होते हैं मुझसे ये सब पूछने वाले? क्या कहा तुमने? मैं कौन हूँ? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। शायद तुम भूल गए हो ये बात। आप ही सब भूल गए ससुर जी। कुछ ही दिन पहले आपने अपना सब कुछ मेरे नाम किया है। अब आप यहाँ से खुद जाएंगे या मैं गार्ड को बुलाऊं? वो इज्जत के साथ आपको घर तक छोड़ आएंगे। मुझे पता नहीं था गौरव कि तुम इतने शातिर निकलोगे। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया और तुम्हें अपना दामाद बनाया। गौरव से इतनी कड़वी बात सुनने के बाद मिस्टर वालिया अपने घर चले जाते हैं। वो सारी बात अपनी बेटी और पत्नी को बताते हैं। नमिता को अपने पिता की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। जब शाम को गौरव घर आता है तो नमिता उससे बात करती है। गौरव, ये बात सच है कि आपने डैडी से बदसलूकी की है? हाँ की है। अगर वो मेरे मामले में कुछ बोलेंगे ना तो आगे भी इसी तरह से पेश आऊंगा। लेकिन तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा? आखिर वो मेरे पिता हैं और आपने उनके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? उनके पास जो कुछ भी है वो मेरा और प्रतिमा का ही तो है। फिर आपको ये सब करने की जरूरत क्या थी? नमिता, नमिता, कितनी बोली हो तुम। दिन रात गधों की तरह मेहनत करूं मैं, तुम्हारे बाप के आगे पीछे दुम हिलाऊं मैं, तुम्हारी बहन प्रतिमा और उसके पति सचिन को बिना कुछ मेहनत किए आधी जायदाद कैसे दे सकता हूँ? और हाँ, एक और बात, मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी क्योंकि मुझे करोड़ों का ससुराल चाहिए था। नमिता और गौरव की काफी देर तक बहस होती रही। अब नमिता को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगले दिन गौरव अपने सास ससुर को घर से निकाल देता है। नमिता भी उनके साथ जाने लगती है। नमिता, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। तुम जैसे धोखेबाज के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती।
तुमने मेरे माता पिता को बुढ़ापे में बेघर कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नफरत करती हूँ तुमसे। तीनों प्रतिमा के घर आ जाते हैं। प्रतिमा और सचिन को गौरव की सच्चाई जानकर बहुत दुख होता है। नमिता प्रतिमा और सचिन से माफी मांगती है। प्रतिमा, सचिन, प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया, सचिन को हमेशा गौरव के सामने नीचा दिखाया। दीदी, आप हमें शर्मिंदा कर रही हो। अपनों की बातों का कभी बुरा नहीं लगता। बहुत दिनों तक नमिता, मिस्टर वालिया और सुधा सचिन और प्रतिमा के साथ ही रहते हैं। वो सभी ये मन बना लेते हैं कि गौरव को सबक सिखा कर रहेंगे। इसके बाद मिस्टर वालिया और नमिता अपने बिजनेस पार्टनर से बात करके गौरव के साथ पार्टनरशिप खत्म करवा देते हैं। गौरव पहले ही अपने शेयर्स कम कीमत पर बेच चुका था। अब उसकी कंपनी लॉस में आ जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो दिवाला निकल गया। अभी तो सारे वर्कर्स की सैलरी देनी है और मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। ऊपर से मेरे ऊपर करोड़ों का कर्जा है। किसी ने मेरे नाम की कंप्लेंट कर दी तो मुझे तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। गौरव सीधा अपने ससुर जी के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आपको बिजनेस का बहुत सालों का अनुभव है। मुझे इस मुसीबत से आप ही निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मेरी दोनों बेटियों के नाम करनी होगी। उसके बाद ही मैं तुम्हें जेल जाने से रोक सकता हूँ। गौरव सारी प्रॉपर्टी नमिता और प्रतिमा के नाम कर देता है और मिस्टर वालिया अपने डूबते हुए बिजनेस को फिर से पार लगा देते हैं। टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में मिस्टर वालिया का नाम पहले पायदान पर आ जाता है। एक दिन गौरव नमिता के पास आकर कहता है, मुझे माफ कर दो नमिता, मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारा दिल दुखाया है। अगर तुमने सिर्फ मेरा दिल दुखाया होता ना तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने मेरे मॉम डैड के साथ अच्छा नहीं किया। तुमने बस ये देखा कि तुम्हारा ससुराल करोड़ों का है, लेकिन ये नहीं देखा कि ससुराल वालों का दिल उससे भी बड़ा है। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। गौरव वहां से चला जाता है। सचिन और प्रतिमा दोनों इस फैसले में नमिता का साथ देते हैं। नमिता और प्रतिमा अब दोनों अपने पिता का बिजनेस संभालती हैं और उस बिजनेस को वो और ऊंचाइयों पर ले जाती है। हमें आपकी बेटी सीता बहुत पसंद है भाई साहब। बस अच्छा सा मुहूर्त देखकर बच्चों की शादी करवा देते हैं। जी बहन जी, जैसा आप ठीक समझे। बस एक विनती है आपसे, मेरी बेटी घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। अगर आप शादी के बाद भी उसे बच्चों को पढ़ाने देंगी तो इसका मन लगा रहेगा। अब माफ करिए भाई साहब, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। भगवान की कृपा से मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है और हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरा मानना है कि बहुओं पर घर के कामकाज ही शोभा देते हैं। अब ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। कुछ दिनों के बाद सीता की शादी देव से हो जाती है। अरे बहू, आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आने वाली है। और देख, सारे जेवर ध्यान से पहनना, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर कोई तुझसे कुछ पूछे तो उसका तमीज से सोच समझ कर जवाब देना। उन औरतों के सामने नाक मत कटा देना। जी माँ जी, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, मैं जरा शर्मा जी की दुकान से कुछ सामान ले आती हूँ। हाथ में थैला लिए सुमित्रा चली जाती है। फिर शाम को सभी औरतें सीता को देखने आती है। तेरी बहू तो बहुत सुंदर है सुमित्रा। आखिर मेरी बहू है, सुंदर तो होगी ही। वैसे भी कमाओ बेटा, और सुंदर बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। अरे सुंदर होने से क्या होता है, दूसरे गुण भी तो होने चाहिए ना। अब मेरी बहू को देख लो, घर के काम के साथ साथ एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है। तेरी बहू भी तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। सुना है तू अपने मायके में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी।
अरे तू चाहे तो यहाँ भी बच्चों को पढ़ा सकती है। अरे नहीं नहीं, अपनी बहू से ये सब करवाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे सुमित्रा, हम औरतों ने तो अपनी जिंदगी बिता ली, लेकिन आजकल की बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और फिर बुरा वक्त कह के तो नहीं आता, घर में ज्यादा कमाई आने से तंगी कोसों दूर रहती है। हाँ रे, ये तूने एकदम सही बात कही मीना। अच्छा सुमित्रा, अब हम सब चलते हैं। ठीक है ठीक है। सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। अरे कैसी पागल औरतें हैं, पैसों की लालच में अपनी बहुओं से नौकरी करवाती है। देख, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। अब रात का खाने का वक्त हो गया है, खाना बना ले। फिर कुछ दिनों के बाद, हे भगवान, ये क्या, तू फिर से फेल हो गया? अरे नालायक, हम लोग तेरी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करते हैं और तू नाश पिटिया हर बार फेल हो जाता है। अब क्या होगा? अरे तेरी मोटी बुद्धि में कुछ घुसता भी है या नहीं? मैं क्या करूं माँ, मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करता हूँ, पता नहीं कैसे फेल हो जाता हूँ। ए नकुल, मुझे मत सिखा, अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे मैं। सारा दिन यहाँ वहाँ मटर गश्ती करते रहता है और उसके बाद घर में अपने कमरे में बैठा पापा जी खेलता रहता है। अरे माँ, उसे पबजी कहते हैं। हाँ हाँ, चल मुझे मत सिखा। तभी सीता वहां आ जाती है। माँ जी, आप चिंता न करिए, आज से नकुल की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अरे बहू, तू कहाँ से इसे पढ़ाएगी है? ये कॉलेज में जाता है, इसकी पढ़ाई तेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली। आप इसकी फिक्र मत करिए, मैं देख लूंगी। मैं कल ही नकुल को पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। जैसे तेरी मर्जी, तू भी हाथ पैर मार के देख ले बहू। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। अगले दिन से सीता नकुल को पढ़ाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते कुछ महीनों के बाद नकुल के इम्तिहान आ जाते हैं। सब कुछ अच्छे से याद है ना? कोई गड़बड़ मत करना। अरे भाभी, आप चिंता मत करिए, आपके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिनों के बाद नकुल की परीक्षा का रिजल्ट आता है। मामा देखो, मैं कितने बढ़िया नंबरों से पास हुआ हूँ। अरे वाह बहू, इस मंद बुद्धि को पास करवा के तूने तो सच में कमाल कर दिया। अगर तू नहीं होती तो इस नालायक का क्या होता। भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे एक पढ़ी लिखी बहू दी है। अरे माँ जी, अब तारीफ करना बंद करिए और नकुल के पास होने की खुशी में मिठाई खिलाइए। हाँ हाँ, अभी खिलाती हूँ। शिक्षा, हमें कभी भी काबिल इंसान की काबिलियत पर संदेह नहीं करना चाहिए। प्रयाग में रहने वाला सुरेश का परिवार अपने बेटे को लड़की दिखाने ले जाता है। बेटा सूरज लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। मुझे ना कुछ पूछना है, ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से सूरज की शादी कोयल से हो जाती है। लेकिन अगले दिन कोयल की आवाज़ जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। कोयल, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सूरज को समझते देर नहीं लगती है कि जिस कोयल की कू कू की आवाज़ वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, सूरज सर पकड़कर बैठ जाता है कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे सूरज बेटा, बहू रानी, क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? सूरज कुछ बोलता उससे पहले ही कोयल बोल पड़ती है। अरे चाचा माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिना वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे माँ, ये तोतली है, तोतली। मेरे तो भाग्य ही फूट गए माँ। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर कलो मेला बाबू मेला छोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो।
मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊंगा? सूरज को परेशान देखकर कोयल हंसती है और कहती है, अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुप रहा करूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेरे को चुप लेने को बोलते थे। सूरज और उसकी माँ को कोयल का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन सूरज और कोयल सूरज के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ सूरज कोयल को समझा कर जाता है कि उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज़ नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। सूरज की दोस्त की बीवी कोयल से उसका नाम पूछती है कि तभी सूरज बोल पड़ता है, कोयल नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी कोयल से सवाल करता, जवाब सूरज देता। कोयल को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कि कहीं कोयल उसके तोतलेपन की पोल ना खोल दे। अरे भैया क्या बात है, जब से आप लोग आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? कोयल को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे सूरज की बात भी याद रहती है कि उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं नहीं भाभी, कोयल नाम है मेरी बीवी का, कोयल। और कोयल भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी सूरज की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार कोयल को देख रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे भी करके वो कोयल की आवाज़ सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा धीरे से प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे कोयल के पैर के नीचे छोड़ देता है। अब क्या था, जैसे ही नकली चूहा कोयल के पैर से टकराता है, कोयल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुआ, तुआ, अले अले पकड़ो पकड़ो, तुआ ने काट लिया। बच्चा कोयल के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। सूरज का मुंह उतर जाता है कि तभी भाभी सूरज को समझाती है, अरे सूरज, तुम्हारी कोयल तोतली बोलती है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो सिर्फ इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तोतली है। अरे कोई बात नहीं सूरज भैया, तोतलापन अब लाइलाज नहीं है। आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। हाँ अच्छा भाभी, तब तो जरूर मैं इसे कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, और फिर मेरी कोयल सच में कोयल की तरह बोलेगी। वैसे तो दिव्या एक बहुत ही संस्कारी और अच्छी बहू थी, लेकिन जैसे ही होली का त्योहार शुरू होता, दिव्या का व्यवहार भी अजीब हो जाता। माँ जी, क्या मैं आपकी बालकनी में जाकर थोड़ी कपड़े सुखा लूं? दिव्या के हाथ में रंग से भरे गुब्बारे वाली बाल्टी होती है। अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, जाओ जाओ। दिव्या सास की बालकनी से जाकर नीचे खड़े लोगों पर रंग डाल देती है, जिसके बाद बहुत सारे रंगे हुए लोग उनके घर लड़ने आ जाते हैं। अरे सरिता बहन, आओ जरा बाहर, आज तो तुम्हारी खबर ले। अरे आओ आओ मीरा बहन, क्या बात है, आज तो तुम सारे मेरे घर, और वो भी होली के रंग में। होली तो परसों है ना? अरे सरिता बहन, इतनी भोली ना बनो, हमारे इतने महंगे कपड़ों पर तुमने ही तो रंग फेंका है। हाँ हाँ बहन जी, गुब्बारे तो आपकी ही बालकनी से फेंके गए हैं। फिर सारे मिलकर कहने लगे, हाँ हाँ, तुमने ही हम पर रंग फेंका है। हाँ हाँ, तुमने ही हम पर रंग फेंका है। दिव्या की सास समझ जाती है कि ये काम दिव्या का ही है। सरिता सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और सबको विदा करती है। अगले दिन दिव्या बड़ी सी बाल्टी में रंग भरकर पड़ोसी के दरवाजे के सामने रख देती है। पड़ोस में रहने वाली राधिका सुंदर से कपड़े पहनकर शादी में जाने को तैयार थी, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है, रंग भरी बाल्टी से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे चोट भी लग जाती है। हाय रे हाय,
मर गई रे। ये बाल्टी यहाँ किसने रखी? 4 दिन पहले से किसे होली खेलने का शौक चढ़ गया। मेरी सारी नई साड़ी की ऐसी की तैसी कर दी। तभी राधिका को ध्यान आता है कि ये बाल्टी सरिता के घर की है। वो बाल्टी लेकर सरिता के घर उसी हालत में जाती है। अरे सरिता बहन, जरा बाहर निकलो। कहाँ छुपी हो? अरे अब छुप कर कोई फायदा नहीं, बाहर आओ बाहर। अरे राधिका बहन, क्या हुआ? क्यों भड़क रही हो? और ये तो मेरी बाल्टी है, लाओ लाओ मेरी बाल्टी मुझे दो। हाँ हाँ, लो ना तुम्हारी बाल्टी, अच्छे से देती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी बाल्टी। इतना कहते हुए राधिका रंगों से भरी पूरी बाल्टी सरिता पर उड़ेल देती है। अब सरिता के साथ उसका पूरा घर काले पीले रंगों से गंदा हो जाता है, जिसके बाद सरिता को गुस्सा आ जाता है। राधिका के जाने के बाद सरिता जोर जोर से दिव्या को आवाज देती है। दिव्या, कहाँ मर गई? बहुत हो गया, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। कहाँ मर गई दिव्या? दिव्या बाहर आती है और सरिता को रंगा पूता देख जोर जोर से हंसने लगती है। मजा आ गया। माँ जी, आपकी होली तो मन गई। कैसी भूतनी लग रही हैं आप। देख दिव्या, मुझे सब पता है। तूने ही नीचे जा रहे लोगों को मेरी बालकनी से रंग भरे गुब्बारे फेंके थे, और तूने ही राधिका बहन के घर के सामने रंगों से भरी बाल्टी रखी थी। इस बात के लिए सबक तो मैं तुझे बाद में सिखाऊंगी, लेकिन पहले तू जरा ये सारा घर साफ कर। जब सफाई से कमर टूटेगी ना, तब पता चलेगा। शाम तक सफाई कर दिव्या काफी थक जाती है और सो जाती है। सुबह जब दिव्या सोकर उठती है और जैसे ही मुंह धोने के लिए पानी अपने मुंह पर डालती है, तो वो तो रंगों वाला पानी होता है, जिससे उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है। वो साफ पानी लेकर जैसे ही बाल्टी अपने सर पर डालती है, पूरी रंगों की बाल्टी से वो रंग जाती है। दिव्या को समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है। वो बाहर से जैसे ही घर के अंदर घुसती है, दरवाजे के ऊपर अटकी रंगों से भरी बाल्टी फिर उसके ऊपर गिर जाती है और बाल्टी उल्टी होकर उसके सर पर अटक जाती है। हाय हाय, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना कहकर दिव्या नहाने जाती है। बाहर आकर हाय रे हाय, बड़ी मुश्किल से घंटों रगड़ कर रंग निकाला है। न जाने ये किसने किया है मेरे साथ। हाय रे हाय। अरे दिव्या बहू, जरा जल्दी से कुछ खाने को बना, बड़ी जोर से भूख लग रही है। तूने तो आज बड़ी देर कर दी। हाय रे माँ जी, पूरे शरीर का कोना कोना दर्द हो रहा है। एक तो कल पूरा घर साफ करने में कमर टूट गई, फिर आज सुबह से खुद को साफ कर रही हूँ। अब तो शरीर में जरा भी दम नहीं बचा। क्यों? तुझे तो होली में लोगों को परेशान करना बहुत पसंद है ना? लोगों के अच्छे कपड़े खराब करना, ऑफिस जा रहे लोगों को गीला कर देना। क्या कभी सोचा है कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी? दिव्या कराते हुए कहती है। हाँ माँ, हाँ। हाय रे हाय, मैं समझ गई। त्योहारों का मजा उसे अच्छे से मनाने में है, ना कि लोगों को परेशान कर मजे लेने में। माँ, मैं आज की बात किसी को होली में ऐसे परेशान नहीं करूँगी।